बताइए जी, इसको ट्राई करके आए हैं 19 20 18 19 20? क्या पूछना है बताइए। 2018 19 और 20 का पेपर होने का ट्राई करके आइए, फिर देखते हैं। हम्म। सर 19 का 12 नंबर बताइए। ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव? सब्जेक्टिव पार्ट सर। अच्छा, ये वाला। हम्म। नहीं सर, सब्जेक्टिव। ये क्या ऑब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव ही तो है, देखिए यही है। नहीं, ये वाला नहीं सर, पार्ट बी का। तो ऑब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन देते हैं क्या ये लोग? एक मिनट, पार्ट बी ये है, अच्छा। हाँ तो विद सॉल्यूशन है, लेकिन फिर भी अगर ये ना, ओके। यस सर, अप्रोच नहीं समझ में आ रहा है सर। ओके ठीक है। सो एन के वी पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना, एन और के आपका पॉजिटिव इंटीजर है। द एक्सपेंशन ऑफ, तो ये इसका नाम मल्टीनोमियल थ्योरम है। आप जैसे बाइनोमियल थ्योरम जानते हैं ना, एन को 2 रखेंगे तो ये बाइनोमियल थ्योरम हो जाएगा। एन नहीं, के को, अगर के को 2 रखेंगे तो ये बाइनोमियल थ्योरम हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड मल्टीनोमियल थ्योरम, मैथमेटिक्स में जो होता है मल्टीनोमियल थ्योरम, या इसको मैं के नोमियल बोलता हूँ अभी के लिए, के नोमियल थ्योरम, है ना। के को अगर 2 रख दोगे तो बाइनोमियल, के को 3 रख दोगे तो ट्राइनोमियल, इस तरह से। अब क्या कहना चाह रहा, वेयर सम इज टेकन ओवर ऑल सीक्वेंसेस नॉन नेगेटिव सच दैट n1 to n2 is what is the coefficient of x की पावर 5 in the expansion of, तो ये ट्राइनोमियल थ्योरम नहीं हो गया ऐसे टाइप का, 3 टर्म का सम है। जब बाइनोमियल थ्योरम आप जानते हैं तो ये ट्राइनोमियल थ्योरम हो गया। तो पूछ रहा है x की पावर 5 के कोएफिशिएंट बताओ। तो जैसे आप बाइनोमियल थ्योरम में क्या करते हैं, जैसे आपको याद होगा 11 12 में था बाइनोमियल थ्योरम, वहां पूछता है x की पावर 5 का कोएफिशिएंट बताओ, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले जनरल टर्म निकालते हैं, फिर उसका जो पावर होता है उसको 5 की इक्वल रखते हैं, उससे r की कुछ वैल्यू आ जाती है, फिर उसको पुट कर देते हैं तो हमारा x की पावर 5 का कोएफिशिएंट आ जाता है। सेम यहाँ पे भी है। तो इस पे एक्सपैंड करो, जैसे ये है, अगर मैं आपसे पूछूं कि x1 प्लस x2 प्लस x3 इसकी पावर n है, यही तो है आपके पास, मान लेते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 अभी के लिए, तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा उसके अकॉर्डिंग, मतलब यही समेसन n फैक्टोरियल, फिर n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल, और ये समेसन ओवर होता है n1 प्लस n2 प्लस n3 बराबर n, जो कि यहाँ लिखा हुआ है इसने। एंड ये बनेगा भाई x1 की पावर n1, x2 की पावर n2, x3 की पावर n3, ठीक है। इस तरीके से आपके पास आएगा। अब इसका जनरल टर्म लिख लीजिए क्या होगा। तो अगर आप जनरल टर्म लिखेंगे, कोई जनरल टर्म लिख लीजिए, है ना, जैसे ये ही एक जनरल टर्म है फॉर एग्जाम्पल, तो आप यहाँ x1 की जगह आपके पास 1 है, x2 की जगह 3x है, और x3 की जगह 2x स्क्वायर है। जनरल टर्म लिखिए क्या आएगा। सो व्हेन यू विल राइट जनरल टर्म क्या होगा, मतलब इसकी बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो जनरल टर्म आप जो लिखेंगे, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो यहाँ क्या आएगा, 4 पावर है ना, तो n की जगह 4 है, सो 4 फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल, इसमें पुट कीजिए। x1 की जगह आपका 1 है, तो 1 की पावर n1, x2 की जगह आपका 3x है, 3x की पावर n2, और यहाँ जो x3 है उसकी जगह आपके पास 2x स्क्वायर है, सो 2x स्क्वायर की पावर n3। तो यहाँ x की पावर को वो कर लीजिए, कलेक्ट कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर में क्या आएगा आपके पास, यही तो है, बस उसने पुट कर दिया होगा, आंसर आ गया होगा। तो यहाँ तक तो समझ आया होगा मुझे लगता है आपको, है ना। तो यहाँ तो ये है कि जस्ट आप अगर देखेंगे तो x की पावर क्या आएगा, ये से 4 फैक्टोरियल, n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल, यहाँ 1 की पावर x1 n1 1 ही रह जाएगा, तो x3 की पावर n2, 2 की पावर n3, और x की पावर फाइनली बनेगा n2 प्लस 2n3, यही है। और हमें ये पहले से पता है कि n1 प्लस n2 प्लस n3 1 है, n1 प्लस n2 प्लस n3 1 है, ये पहले से पता है क्योंकि वो इस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं। 1 कह रहा हूँ, सॉरी n, n मतलब यहाँ 4 है ना, n1 तो 4 ना, यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ इसकी। तो अभी क्या मिल जाएगा हमें, तो इसको 5 के इक्वल रख दीजिए, तो यहाँ से आएगा n2 प्लस
n3 इज इक्वल टू 5, यही है। अब इन दोनों को सॉल्व करके देखिए क्या पॉसिबिलिटीज होगी। यहाँ पे ईच ni क्या हो सकता है, क्योंकि आपको याद है कि जब बाइनोमियल में NCR खोलते हैं तो R0 to n होता है, तो यहाँ भी जो n1 n2 n3 है ना, जो ni है हो सकता है 0 1 2 3 4, यही पॉसिबिलिटी है 0 1 2 3 4 ni, ये ni है, ठीक है। मतलब n1 n2 n3 इन तीनों में से यही हो सकता है। तो सोचिए ऐसी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है जो दोनों को सेटिस्फाई करे, ऐसी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। यही यहाँ पे भी लिखा है, इन्होंने भी वही चीज़ लिखा है जो हमने यहाँ ABC लिख रहा है और हम n1 n2 n3 लिख रहे हैं, यही चीज़ यहाँ भी लिखा हुआ है ना। तो सोचिए, और यहाँ भी यही कह रहा है कि सॉल्विंग ABCR बिटवीन 0 and 4। तो बताइए मुझे व्हाट आर द पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ढूंढ पाएंगे। n1 0 से 4 तक कुछ भी हो सकता है इंटीजर्स, n2 0 से 4 तक कुछ भी हो सकता है, n3 0 से 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको ढूंढना इस तरीके से कि n1 n2 n3 4 हो जाए और n1 प्लस टू n2 प्लस 2 n3 5 हो जाए। तो ऐसा पॉसिबल पेयर आप ढूंढ सकते हैं, ढूंढिए। तो ये सजेस्ट कर रहा है कि यही होगा n1 n2 n3 n1 n2 n3, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि दो टर्म ऐसा होगा, है ना, देयर आर टू टर्म्स। जब इसको खोलेंगे समेसन है ना, तो इसको जब आप खोलेंगे तो ऐसे टू टर्म्स होंगे जिसमें x की पावर 5 आ रहा होगा। वो दो टर्म क्या होगा, तो n1 1 n2 1 n3 2 n1 0 n2 3 n3 1। तो पुट करो यहाँ पे, तो जब आप ये समझ आया कि नहीं, तो यस सर। एक बार ये पुट कीजिए इसमें, तो एक नंबर आ जाएगा प्लस, क्योंकि x की पावर 5 के दो टर्म है तो मुझे कोएफिशिएंट चाहिए, तो कलेक्ट ऐड कर लेंगे, x की पावर 5 कॉमन ले लेंगे, और ये दूसरा है आपके पास, तो ये भी यहाँ पुट कीजिए, दोनों को ऐड कर लीजिए इसी में, ठीक है। देखिए इसको पुट कीजिए। सर जो क्वेश्चन में समेशन दिया हुआ है मतलब वो हिंट था ना एक्सपेंशन का नहीं, ये हमारा। फॉर्मूला है ये, हाँ ये एक्सपेंशन है इसका। जैसे a प्लस, अगर इसमें आपको समझाऊं मैं कि n को 2 रखो, तो आप क्या जानते हो इसमें n को 2 रखते हैं, तो आपको याद होगा कि x1 प्लस यस सर। x2 की पावर n का फॉर्मूला ये होता है ना, समेशन क्या, n फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल x1 की पावर n1 x2 की पावर n2, जहां पे n1 प्लस n2 n है। तो जिसको आप n2 नहीं याद रखते, आप n2 को आप क्या लिखते हैं, n माइनस n1। तो इसी को ठीक से लिखिए फिर से, तो यहाँ n1 प्लस n2 n है, तो n2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये बाइनोमियल थ्योरम लिख रहा हूं मैं, जो आपको याद होगा, यस सर। ये वही तो है, समेशन NCR x1 की पावर r x2 की और पावर n माइनस r, यही तो है। तो यहाँ n1 है यस उसको सर। r रखा है, n2 को हमने, तो यही फॉर्मूला, ये बाइनोमियल थ्योरम है, ये मल्टीनोमियल थ्योरम है, ये चीज है। n को, n कह रहा हूँ k, सॉरी यहाँ k के टर्म में है नॉट n, k को अगर आप 2 रखेंगे तो ये बनेगा, है ना। जब इसमें मैंने k की जगह 2 रखा तो ये बना, तो ये बाइनोमियल है। k की जगह 3 रखेंगे ट्राइनोमियल है। तो यहाँ 1 2 3 टर्म है, तो आपको ट्राइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन लिखना है, ठीक है ना। ओके सर। जी सर जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 13 है, तो जी। उसमें जैसे बोला है कि पॉजिटिव इंटीजर फैक्टर्स निकालना है जो सर, तो डायरेक्ट इसको सर जब एग्जाम में करेंगे सब्जेक्टिव रहेगा, तो इसमें क्या कुछ स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा कि डायरेक्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक लगा के करेंगे? हाँ यही जो ये बचपन में करते थे ना, हम एलसीएम निकालते हैं जिस तरीके से, कि 2 से डिवाइड किए तो 1 1 5 5, यही आएगा ना, फिर हाँ हाँ। फिर मतलब 5। सर वो तो हो गया, मतलब इसमें स्टेटमेंट कुछ लिखना होगा कि डायरेक्टली ऐसे लिख ना ना, सकते आप, हैं सर? आपको समझ आना चाहिए, उसको ऐसा लिखना समझ आना चाहिए, तो आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ये क्या किया है, 2 3 1 0 का इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ये बोलते हैं ना प्राइम हाँ फैक्टराइजेशन। सर वो वही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो था अब सर देखो पहला जितना हम लोग का। अच्छा तरीके से प्रेजेंट करेंगे उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव में फिक्स तो है नहीं कि वैसा होगा, तो जितना आप बेटर उनको समझा पाएंगे उतना अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा वैसा, क्योंकि यहाँ पार्शियल मार्किंग भी होगा, कि जितना कर पाएंगे उतने का मार्क्स मिलेगा आपको, वैसा है। तो आप जितने अच्छे से लिख पाएंगे वो आपके ऊपर है। तो आप लैंग्वेज अगर, क्योंकि स्पेस इतना रहेगा, वहां भी स्पेस ही रहेगा, आई थिंक पेन पेपर टेस्ट है ना, तो स्पेस रहेगा, उसी स्पेस में आपको कोशिश करना है लिख देना है। तो टू द पॉइंट लिखिए, और है ना, जितना भी आप जस्टिफाई कर सकते हैं कीजिए। तो सर इसका सॉल्यूशन में ये लास्ट लाइन क्या लिखा हुआ है, द फैक्टर 1 correspond टू द एम्प्टी सेट, हेंस देयर आर 2 to power 5 फैक्टर्स। हाँ, तो क्या कहना चाह रहा है कि हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर्स आर फैक्टर्स ऑफ 2 3 1 0, कितने पॉजिटिव इंटीजर हैं जो इसका फैक्टर होगा।
हाउ मेनी पॉजिटिव, हाँ तो जैसे हमें डायरेक्ट सर ठीक है, मैं जैसे फैक्टराइज कर रहा 5 था अभी, तो कितना आएगा ये? सो 2 किया मैंने, फिर 5 से कर दिया, 2 3 5 1 6, 3 से अब करूंगा मैं, मतलब हालांकि ऐसे होता है ऑर्डर में, कोई दिक्कत नहीं है, 3 से करेंगे तो 3 6 जा कितना आएगा? 77 हो जाएगा सर। कितना? 3 7 7 21, 77 77 70, हाँ 3 7 21 और फिर 21, 77, फिर 7 से करेंगे तो 11 आएगा। ओके, 11। तो ये हमारे पास जैसे आ गया, ठीक है। तो प्राइम, ये जो फैक्टराइजेशन यहाँ से समझ आया कि 2 3 1 0, मैं वही किया हूँ जो इन्होंने किया है, 2 3 5 7 11, ये फैक्टर्स आ गया इसके। तो 2 3 5 7 11, ये 5 फैक्टर हैं इस नंबर के। अब एनी फैक्टर ऑफ, क्वेश्चन ये था कि हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर्स आर फैक्टर्स ऑफ दिस। तो देखो ना अभी क्या होगा, जैसे ये तो प्राइम फैक्टर्स हैं, आपको टोटल फैक्टर्स निकालने हैं। तो मैं बोलूँ प्राइम फैक्टर 5 है इसके, 2 3 5 7 11। अब इसके मल्टीप्लिकेशन से जितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं, ऑल आर द फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि 2 3 जा 6 हाँ इज अ सर, फैक्टर, 2 6 से हो सकता है। हाँ 2 उसी का लिखा है, 2 to power 5। है ना, 2 5 जा, यस, यस सर समझ में आ गया। 2 की पावर सर 5 अच्छा कैसे ये आया? डिवीजन पूछ रहा है सर, हाँ हाँ, डिवीजन पूछना चाह रहा है ना सर, ये तो क्वेश्चन ये वैसे 1 भी लिख टोटल सकते हैं, अगर मैं डिवीजन। ऐसे लिखूं कि 1 भी इसका एक फैक्टर है, तो 1 2 3 4 5, मतलब 1 तो ऐसे प्राइम 1 नंबर नहीं है, यूनिवर्सल हो गया ना सर वो तो। है? 1 तो यूनिवर्सल हो गया ना, हाँ सबका हाँ होगा हाँ, ना वो तो। बोलिए फिर। ये डिवीजन पूछना चाह रहा है शायद से। हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर्स आर फैक्टर्स ऑफ दिस, तो 1 भी तो पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो 1 तो ऑब्वियस फैक्टर है, हाँ। सो 1 भी तो एक फैक्टर है ना, कहने मतलब 1 तो है ही, लेकिन 1 को किसी से मल्टीप्लाई करें कुछ नया जनरेट नहीं होगा। लेकिन जब आप इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो क्या रहा है, समझ यहाँ पे क्या हो रहा है, यू हैव 5, 1 के अलावा 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा। तो एक नंबर 1 तो है ही, प्लस ये 1, देखो मैं 1 को कंसीडर कर रहा हूँ, 1 इज द 1 फैक्टर, 5 तो ये खुद है, तो 5 में से आप कोई भी एक चूज कर लो, 5C1। तो 5C1 का मतलब हो गया इंडिविजुअली कोई एक नंबर ले सकते हैं, 2 इज अ फैक्टर, 3 इज अ फैक्टर, 5 7 11, ये 5 है, यस 5C1 सर। फैक्टर। टेकिंग 2 एट अ टाइम, तो इस 5 में से कोई भी 2 चूज कर लो, जैसे 2 3 तो 6 एक फैक्टर हुआ, 2 5 10 एक फैक्टर हुआ, 10 2 7 14 फैक्टर हुआ एक, 2 11 22 एक फैक्टर हुआ। सो मल्टीप्लाइंग 2 नंबर एट अ टाइम, ये हो जाएगा। देन मल्टीप्लाइंग 3 एट अ टाइम, मल्टीप्लाइंग 4 एट अ टाइम, एंड मल्टीप्लाइंग ऑल 5 एट अ टाइम। और इन सबका सम कितना होता है, दे 1 था 5C0 है ना, तो ये आपको याद होगा, ये 2 की पावर 5 हो जाएगा, यही है। सो ये 1 था करस्पॉन्डिंग टू फैक्टर 1, सो 1 इज ऑल्सो अ फैक्टर, ठीक है। बट 1 बाकी मल्टीप्लाई कुछ नया जनरेट नहीं करेगा, इनमें से ही एक जनरेट करेगा, तो इसलिए 1 को हमने इग्नोर किया काउंटिंग के सेंस में। तो ये 1 इज अ सिंगल फैक्टर, देन दिस 5 नंबर विल जनरेट दिस मेनी फैक्टर्स, एंड इन टोटल दे विल हैव 2 raised to power 5, जो कि कितना आ जाएगा, 32। देखो, यस सर 32 है। तो टोटल 32 फैक्टर्स हैं इसके पास। तो इसके पास टोटल 32 फैक्टर्स हैं। वो क्या है, अब बना भी सकते हो चाहो तो, मुश्किल नहीं है ना। जैसे कहा एक एक ले लिया तो 6 हो गए ये, 2 एट अ टाइम तो 2 3 2 5 2 7 2 11 3 5 3 7 3 11 5 7 5 11, इनके प्रोडक्ट्स ले लो, दो दो के एक टाइम, फिर 3 3 का प्रोडक्ट एट अ टाइम, 4 का प्रोडक्ट एट अ टाइम, देन ऑल 5 प्रोडक्ट एट अ टाइम, ये है। ओके जी, देख और लीजिए। सर हम्म ये सूडो कोड वाला क्वेश्चन सब सर नहीं हो रहा है, उसके लिए क्या करना होगा? थोड़े से आपको बेसिक प्रोग्रामिंग सीखना पड़ेगा। तो बेसिक प्रोग्रामिंग के लिए आजकल ऑनलाइन बहुत सारे हेल्प अवेलेबल, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, है ना। तो थोड़े से बेसिक्स आप एल्गोरिथम सीखो, जैसे ग्रीक्स फॉर ग्रीक्स है, या ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो आपको प्रोग्रामिंग बेसिक फंडामेंटल सिखाएगा। उसमें कोई प्रोग्राम लिखना, मान लो फैक्टोरियल निकालने का प्रोग्राम लिखना है, या मल्टीप्लाई करने का प्रोग्राम लिखना है, या आपको 10 का टेबल लिखना है, 19 का टेबल लिखना है, तो प्रोग्राम उसका लिखो, एक ऐसे लिख जो बेसिक। नहीं तो जो बुक रिकमेंडेड है सिलेबस में, हाउ टू सॉल्व बाई कंप्यूटर, ऐसा बुक का नाम है ना जी, हाउ टू सॉल्व हाँ बाई। सर बुक तो डाउनलोड किया है, हाँ, लेकिन तो सर उसको जरा पढ़िए, बड़ा पहला चैप्टर ही पढ़िए, बहुत अच्छे से उन्होंने लिखा है, समझिए उसको। फिर जो एक्सरसाइजेज है ना, उसको कोशिश कीजिए उसका सॉल्यूशन लिखने का। तो आप अगर सॉल्व कर पाएंगे, या एग्जाम्पल सॉल्व जो है उसको आप खुद से लिखने की कोशिश कीजिए, एक्सरसाइज लिखने की कोशिश कीजिए, नहीं तो गूगल कीजिए जस्ट उसको, तो आपको बहुत सारे अप्रोच मिलेगा। आजकल ऑनलाइन बहुत रिसोर्सेस हैं, तो उस पर थोड़ा स्यूडो कोड मतलब एल्गोरिथम लिखना है, मतलब फुल कोड नहीं, आपको एक स्टेप्स बताने हैं कि हाउ टू, है ना।
तो उस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। हाँ सर, मतलब क्वेश्चन भी ऐसा ही पूछा है कि कहाँ गलती है या इसका रिजल्ट कहाँ पे आएगा, हाँ, ऐसे ही टाइप का तो पूछा है उस तरह से क्वेश्चन। आपको थोड़ा सा प्रोग्रामिंग इजी है, आप थोड़ा वर्क करें। इनिशियली बहुत टफ लगता है, वैसे ही जैसे स्पेशली जो बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं इनको इंग्लिश बहुत टफ लगता है, तो वैसे ही जो नॉन प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड के बच्चे हैं तो इनिशियली उनको प्रोग्रामिंग बहुत टफ लगता है, लेकिन जब आप आगे बढ़ते हैं, जब आप इंग्लिश सीख जाते हैं तो आपको समझ आता है इंग्लिश बहुत मुश्किल नहीं है, एटलीस्ट बोलने के लिए जितना मुश्किल नहीं है ना। तो वैसे ही प्रोग्रामिंग का सर भी है, सेम चीज़ है। इनका बेसिकली जो सूडो कोड है ये हाँ, कौन सा है, मतलब सी है, सी प्लस प्लस है, आर है, कौन सा है, ये कैसे पता चलेगा? वो तो ये लैंग्वेज ओरिएंटेड नहीं होता सूडो कोड, है ना, हाँ, ये लॉजिक बिल्डिंग होता है। ठीक है, तो तुम्हें मतलब पता होना चाहिए कि कहाँ क्या हो रहा है, फिर उसको तुम मतलब अगर हर प्रोग्रामिंग का बेसिक है ना, मतलब ये कोई भी लैंग्वेज ओरिएंटेड नहीं है इनका कोई भी सूडो एक कोड। लैंग्वेज सीख लो, तुम पाइथन सीख लो, चलो हाँ सिंपल। सो पाइथन में काम कर लो। देखो एल्गोरिथम्स, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पीछे एल्गोरिथम कॉमन है, सिंटेक्स अलग अलग है, तो वैसा कोई सिंटेक्स का बहुत ज्यादा हार्ड टू फास्ट रूल नहीं है, ठीक है ना। सो आपको बस एक एल्गोरिथम ढंग से पता होना चाहिए, स्यूडो कोड में एल्गोरिथम लिखना होता है, स्टेप्स लिखने होते हैं। स्यूडो कोड में बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग का पर्टिकुलर कीवर्ड, मतलब कीवर्ड इंपॉर्टेंट नहीं, या सिंटेक्स इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आप सिंटेक्स यूज कर रहे हो, कोई भी एक अच्छा, तो एक के साथ चलो। मैं हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था सर, ग्रुप में अभी जिन्होंने बताया तो जी जी, वो कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं या उनको पता है, वो थोड़ा मुझे हिंट दे दें इसके लिए। बताइए जी श्रीकांत, आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं या कैसे सीखा था आपने सर, मैं प्रोग्रामिंग? बीटेक बैकग्राउंड का हूँ, कंप्यूटर अब साइंस ये से। अब ये इंजीनियर हैं तो इनका ये पूरा बीटेक में यही सीखा है इन्होंने। यस सर। हाँ। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जैसे 2020 एक्सक्यूज का मी पेपर सर। है ना, तो इसकी प्रोग्रामिंग ये पाइथन वगैरह से है ना। तो वो गीक्स फॉर गीक्स वगैरह होती है ना, मतलब ये ऐसे पढ़ के कितना भी कर लोगे ये आएगा नहीं, ये मुश्किल ही लगेगा एक्सक्यूज मी हमेशा, तो सर। कोड करके देखना। अरे थोड़ा सा वेट करो नसीर, डिस्कशन चल रहा है ना, फिर बाद में। हाँ बताओ नसीर, आप बताओ। मैं एक कोर्स इनको सजेस्ट कर सकता हूँ, वो जी, आईआईटी मद्रास का ऑनलाइन डिग्री का एक कोर्स है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग। एनपीटीएल पे? नहीं, आईआईटी मद्रास ऑनलाइन कोर्स कराती है अच्छा, डेटा साइंस में, हाँ, उसका इनको यूट्यूब पे फ्री में मिल जाएगा, उसका नाम है कंप्यूटेशनल थिंकिंग कम कोर्स। और अच्छा, वो हाँ, वो डाटा वो साइंस के लिए कराया जो है। उन्होंने ऑनलाइन करा था, या वो या हाँ हाँ हाँ, उनका और बात वो कर रहे हो? ये अच्छा कोर्स अच्छा कराया है सीएमआई के डायरेक्टर ने ही खुद। अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा। ओके ठीक है फिर तो। तो आप ये रेफर कर सकते हो। देखिए हाँ, इसमें आप देखिए ओके, थैंक यू। इसको यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा ऑनलाइन, या जो भी ऑनलाइन कंटेंट है उनका, तो गूगल करो मिल जाएगा ना। तो ये मद्रास डेटा साइंस कोर्स है, उसमें करा रखा है। देखो प्रोग्रामिंग करने से ही आएगा, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम वीडियो देखोगे, जैसे भाई साइकिल कोई वीडियो देख के नहीं चलाना सीख सकता, बाइक या कार कोई वीडियो देख के नहीं चलाना सीख सकता, जब तक उतरोगे नहीं मैदान में तब तक चलाना नहीं आएगा। तो प्रोग्रामिंग देख के तुम्हें समझ आएगा हो क्या रहा है, लेकिन तुम्हें कितना आएगा वो तुम्हें करने के बाद समझ आएगा। तुम कोड लिखोगे, एल्गोरिथम लिखोगे, तब एक्चुअली समझ आएगा कि तुम्हें कितना आ रहा है, ये चीज़ है। क्योंकि ये सब हैंड्स ऑन प्रैक्टिस पे है, कि कितना आपको आ रहा है, प्रैक्टिस करने के बाद समझ आएगा आपको। ठीक है, देख के नहीं चलाना आ सकता ना, जैसे ड्राइविंग में चीज़ें, वैसे कुछ चीज़ें हैं जो आप खुद से जब एक्सपीरियंस करोगे तभी समझ आएगी। प्रोग्रामिंग भी उनमें से एक चीज़ है। जी, स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन सा क्लासेस देखना है? तो आप अगर जैम के लेक्चर्स मैंने इंपोर्ट करवाए होंगे तो उसमें आप जाएंगे कि आप प्रोबेबिलिटी, एक टॉपिक स्टार्ट किया होगा मैंने, प्रोबेबिलिटी, स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नाम से। आप आगे जाइए, लेक्चर नंबर अगर आप पूछ रहे हैं तो वो जो हमारा नंबर टीम का है उस पर पूछिए, वो बता देंगे आपको। इस नंबर पे आप टेक्स्ट कीजिए जो है ना, तो ये आपको बता दें किस लेक्चर में है। जो एकलव्य 1 का आप लोग लेक्चर देख रहे होंगे ना, तो उसमें जैसे सिलेबस प्रोबेबिलिटी में वो है प्रोबेबिलिटी, फिर क्या है, रैंडम वेरिएबल, फिर यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, फिर स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसके बाद आएगा। इस ऑर्डर में लेक्चर्स हैं। पहले कुछ लेक्चर मान लो अप्रॉक्स 10-12 लेक्चर होंगे प्रोबेबिलिटी के, फिर 10-15 लेक्चर होंगे रैंडम वेरिएबल के, उसके बाद स्टैंडर्ड, उसके बाद यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इस ऑर्डर में जैम का सिलेबस के साथ, ठीक है ना। तो आप स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो उस ऑर्डर में आप देखिए एकलव्य में आगे जाके मिलेगा मे बी। अगर स्टैटिस्टिक्स वाले लेक्चर सिर्फ अगर देखेंगे तो स्टैटिस्टिक्स मुझे लगता है 30-40 लेक्चर में जाके मिलेगा आपको, ठीक है ना। ठीक है जी, अनुभव क्या नाम था इनका? हाँ, अनुभव जी। तो वो जो कोर्स है ना उसका एक बुक भी है सीट कंप्यूटेशनल थिंकिंग नाम से। अच्छा, बुक वो भी है मतलब कंप्यूटर? सीएमआई के डायरेक्टर। अच्छा, उनका बुक है जो सीएमआई के डायरेक्टर हैं। अच्छा, उन्होंने तो बुक ये लिखा हो, अगर जिसके पास पीडीएफ हो वो ग्रुप में शेयर ग्रुप कर में दे। भेज दीजिए। हाँ, उसको अगर है तो आप भेज दीजिए गूगल पे ना, जो डायरेक्टर है उनका है ना ये बुक।
तो है ना, ग्रुप में शेयर कर दीजिए, देख लेंगे। ठीक है जी, वापस आते हैं। तो 18 19 हो गया, देखो बताओ। यहाँ फायदा ये है कि सब कुछ लिखा हुआ है ना, सारी सॉल्यूशंस भी लिखी हुई हैं, आपको समझना है, देन यू हैव टू प्रैक्टिस अलोंग। ये हो गया जी, 20 का ट्राई करके आए हो। एटलीस्ट जो बच्चे हैं ना ट्राई कर रहे हैं वो देखो, ट्राई करके फिर पूछो। अगर कंप्लीट हो गया तो इसको कंप्लीट कर दे, फिर मैं एक बार सिलेबस करा दूंगा। एटलीस्ट वो लोग जो नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है कि सिलेबस जिनको नहीं पढ़ा है या जो सिलेबस पढ़ने ही आए हैं, तो उनको मैं सिलेबस भी एक बार करा दूंगा, स्पेशली जो आपकी ज़रूरत है उसके हिसाब से। लेकिन मैं चाहता हूँ पहले एक बार PYQs करो, क्योंकि ज़्यादातर लोग आप में से 80-90% लोग वो हैं जो कैपेबल है, पूरा सिलेबस ऑलरेडी उनको आता है। जस्ट ब्रशअप मतलब वो करने की जरूरत, थोड़ा सा आप देख लेंगे तो चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। तो ऐसा तो नहीं कि जीरो लेवल पे हो आप लोग, कोई उनमें से ऐसा नहीं जिनको ये CMI का सिलेबस ऐसा है जो बहुत नया लगेगा। हर चीज़ें स्कूल वाली चीज़ें हैं, या है ना 9 10th 11 12th या BSc या B.Tech वाली चीज़ें हैं जो वही है, तो बहुत नया नहीं है उसमें। सर जी, 5th वाला क्वेश्चन था 20 का। इसमें। हाँ जी, तो सर एक सेकंड, सेकंड क्वेश्चन पे रुक जाना। अच्छा देखते हैं। तो ये है ये वाला। सर इसका अगर हम प्रोडक्ट ले लेंगे डायगोनल का, हाँ, है ना, तो वो आ जाएगा हमारा मैट्राइसिस का। तो यहाँ जो है मुझे लगता है एलिमेंट्री ऑपरेशन से काम हो जाए। जैसे यहाँ पे है 1 2 3 4 5, यहाँ है 5 4 3 2 1। तो इससे एक चीज़ ये समझ आ रहा है कि पहले तो मुझे रोज़ इंटरचेंज करना है, तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना, वैसा आप कर लो। अब बाद में लग रहा है मुझे ये कॉलम इंटरचेंज करना पड़ेगा, तो ये वापस यहाँ पे ला सकते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन अगर आप लगाएंगे ना तो इक्विवेलेंट दिखा सकते हैं हम लोग, करके देखो। सो तो या तो ऐसा आएगा या ऐसा आएगा, कोई एक आएगा, डिपेंड करता है कितने। आपको पता है ना कि व्हेन वी इंटरचेंज टू रोज साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस, है ना, व्हेन वी यस इंटरचेंज सर। टू कॉलम साइन, वो वाला प्रॉपर्टी लग जाएगा इसमें। तो पहले रोज इंटरचेंज की A पे ऑपरेशन लगाते जाइए और उसको B बना दीजिए, तो काम हो सर जाएगा। वो अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल में जो होता है वो डायगोनल का प्रोडक्ट अपना डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस होता है, में। लेकिन ये हाँ अपर लोअर ट्रायंगुलर नहीं है, क्योंकि इसका डायगोनल एक ही हाँ होता सर। है ना। तो ये अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर नहीं है, बिकॉज ये डायगोनल फिक्स है। मैट्रिक्स हैज ओनली वन तो डायगोनल। इसमें वो रो कॉलम चेंज करके आ जी, जाएगा उससे अपना। आ जाएगा। जैसे मैंने कहा ना, आप R1 चेंजेज एज R4 लगाइए, 5 है ना, 3 2 3 5, तो R1 R5 इंटरचेंज कीजिए, R2 R 1 2 3 4 5 2 4 इंटरचेंज कीजिए, और 1 5 इंटरचेंज कीजिए, एक हो जाएगा। फिर उसके बाद आप फिर 1 5 कॉलम इंटरचेंज कीजिए एंड 2 4 कॉलम इंटरचेंज कीजिए। आई थिंक सेम ही आ जाएगा, क्योंकि 2 ऑपरेशन यहाँ लग रहा है, 2 बार हाँ माइनस सर। लगेगा, 2 बार माइनस वहाँ लगेगा, 4 बार माइनस, सेम ही आ जाएगा आई थिंक। देख लीजिए। यस सर। तो उससे ये इक्वल आ जाएगा आपका। और ट्रेस तो अभी भी बता सकते हैं, ट्रेस तो सिंपल है, डायगोनल्स का सम, वो चेंज नहीं होता, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने पे भी यही रहेगा। तो 5 8 10, 5 8 10, तो सेम ही रहेगा, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे तब यस भी सर। सेम रहेगा। तो ट्रेस इक्वल है A और B का। AB और BA का ट्रेस आई थिंक हमेशा इक्वल होता है, चाहे मैट्रिक्स कुछ भी हो, नॉट फॉर दिस ओनली, ये रिजल्ट है ना, दिस फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इट विल हाँ वर्क। सर। तो ये हमेशा इक्वल रहता है, तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है जी। और चूंकि A सही है तो देख लीजिएगा, जीरो, अगर डिटर्मिनेंट जीरो तो नहीं आ रहा ना, अगर जीरो आएगा तो ये भी सही हो जाएगा, लेकिन जीरो मुझे लगता नहीं आएगा। ठीक है, मतलब अगर मान लो AB का डिटर्मिनेंट जीरो आ गया फॉर एग्जांपल दोनों का, तो फिर है ना ये भी सही हो जाएगा, C भी सही हो जाएगा, ऐसा है, लेकिन जीरो नहीं आएगा ये। तो हम लोग कहाँ पे थे, 2 के बाद 4 पूछ रहे थे ना, तो चलिए ये 10th सर 10th 10th। अच्छा, तो ये वाला, अच्छा चलिए। तो ये कह रहा है कि लाइफ स्पैन ऑफ अ बैटरी इन अ कार फॉलोज गामा डिस्ट्रीब्यूशन विथ PDF। ठीक है, तो इसका नोटेशन मैं अभी ऐसा यूज करता हूँ, गामा अल्फा बीटा मान लीजिए। तो लेट्स से रैंडम वेरिएबल इज x। सो नाउ ये PDF है, बीटा के पर अल्फा, ये PDF होता है गामा डिस्ट्रीब्यूशन का।
अल्फा बीटा पॉजिटिव। मीन एंड वेरिएंस ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन बता रखा है आपको, इसका मीन वेरिएंस इज गिवन है। फ्रॉम हिस्टोरिकल डेटा द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द लाइफ स्पैन ऑफ अ बैटरी आर एस्टिमेटेड एज 4 years and 2 years। सो मतलब अल्फा अपॉन बीटा 4 एंड अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर इज 2, यही है जी। तो यहाँ से बीटा आ जाएगा आपके पास, कितना आएगा जी 2, एंड अल्फा आ जाएगा 8। चेक कर लीजिए। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करके आ जाएगा ना यहाँ तक, ठीक है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो सर, अल्फा, हाँ सी ऑप्शन को वेरीफाई करने में प्रॉब्लम है बस। ठीक है। देखिए तो वेरिएंस का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। सो जो वेरिएंस है वो है ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। तो आई थिंक आप इससे कर पाएंगे, क्योंकि आपको ये पता है 4 है ना, हमें गिवन था एक्सपेक्टेशन x इज 4 एंड वेरिएंस x इज 2। तो क्या इन दोनों के हेल्प से आप नहीं निकाल लेंगे, बताइए, आएगा जी, बताइए, पुट कीजिए यहां से। सो ई एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट वेरिएंस x प्लस मीन ऑफ x का होल स्क्वायर। सो वेरिएंस x आपका 2 है और वेरिएंस आपका वेरिएंस 2 है, मीन 4 4 16, तो 18 हो गया जी। देख लीजिए। अच्छा यहाँ से ये अल्फा बीटा के टर्म में पूछ रहा है, कोई बात नहीं, अल्फा बीटा में निकाल लो। तो इंस्टीड ऑफ यूजिंग दिस, ये तो आप ऐसे नंबर से बताएंगे ना, वेरीफाई जस्ट पुट करो तो देख लो अल्फा बीटा। देख लीजिए सही है गलत है ना। आप ये पुट कर लीजिए, आप इससे जस्टिफाई बीटा 2 अल्फा 8 या अल्फा बीटा 4 है, तो ये 4 इंटू है ना, तो वैल्यूज पुट कर लीजिए। तो ये तो ओके है, डी तो सही है ना, और डी के बाद इसको वेरीफाई करना था, पुट कर लीजिए। तो अल्फा बाई बीटा 4 था, 1 प्लस अल्फा, सो 9 बीटा 2, ठीक है जी। तो कितना आ गया ये 2, 9 2 18, तब भी सही है, ये भी सही है, ये गलत, देख लीजिए जी। तो जिनका प्रोबेबिलिटी बैकग्राउंड या प्रोबेबिलिटी जो जानते हैं उनके लिए आसान क्वेश्चन है ये, जिनको रैंडम वेरिएबल का आइडिया है डिस्ट्रीब्यूशंस का, तो ये आसान क्वेश्चन है। यस सर। ठीक है ना। नेक्स्ट बताइए। सर पार्ट बी में है, जी बताइए। पार्ट बी का 10th। अच्छा, तो सो ये कह रहा है कि your class has a textbook and a final exam. Let P, Q, R be following propositions. P is the you get an A on the final exam. Q, you do every exercise in the book. R, you get an A in class. अच्छा, you get an A सर in इसका जो पार्ट बी है जी, उसमें वो जो उन्होंने ये उसके वो जो नॉट वाला साइन होता है, हाँ नगेशन जी, तो नगेशन। बस तो बस उसमें डाउट था कि मतलब एग्जैक्टली नेवरदलेस नॉट इज इट कैन बी अच्छा, यूज इट। तो ये नोटेशन यूज कर रहा है, ये है ना, एंड है और है, यू कैन से इट इज लाइक इंटरसेक्शन, इट इज लाइक यूनियन, बट नोटिस मैथमेटिकली ऐसा, या हैट, इन्वर्टेड हैट, जो भी यूज करना चाहो। दिस इज नेगेशन नॉट एंड दिस इज इम्प्लाइज। ओके, सो आपको बी में डाउट है ना, तो बी क्या कह रहा है कि यू गेट एन ए ऑन द फाइनल बट यू डोंट डू एवरी एक्सरसाइज इन दिस बुक, नेवरदलेस यू गेट एन ए इन दिस क्लास। तो इसको क्या लिखना है हमें, ट्रांसलेट द फॉलोइंग असर्शंस इनटू प्रोपोजिशनल फॉर्मूलाज यूजिंग पी क्यू आर। अच्छा, मतलब मुझे इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे टू गेट एन ए इन द क्लास इट इज नेसेसरी फॉर यू टू गेट ए इन द फाइनल, तो ये नेसेसरी कंडीशन है, वो सफिशिएंट कंडीशन है, तो इसका क्या मतलब होगा। सो ये कौन सा स्टेटमेंट है, यू गेट ए ऑन द फाइनल,
सो ये P स्टेटमेंट है, और टू गेट A इन द क्लास, में जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ। सो ये R है, सो P इज नेसेसरली फॉर R। तो जब आप लिखते हैं P implies R, तो इसको बोलते हैं P is sufficient for R, R is necessarily for P, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा R implies P, ऐसा होगा जी, चेक कर लो। हम यहाँ बोलते हैं P is sufficient for R, अगर ऐसा लिखूंगा तो P is sufficient for R, R is necessary for P। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ कि R is sufficient for P या P is necessary for R, तो ऐसा बोल रहा ना, इट इज नेसेसरी फॉर यू टू गेट दिस, तो आई थिंक यही होगा। नेसेसरी क्या है? इट इज नेसेसरी, व्हिच वन इज नेसेसरी? P इज नेसेसरी। P R sir, P implies R answer. सो यहाँ पे नेसेसरी टू गेट एन A इन द क्लास, इट इज नेसेसरी फॉर यू टू गेट एन A ऑन द फाइनल एग्जाम। सो पहले ये बताओ मुझे, यहाँ पे ये दो सिचुएशन है ना, P implies R और R implies P। तो इसमें हम लोग क्या लिखते हैं कि R इज सफिशिएंट फॉर P, मतलब एक का मैं एक्सप्लेन करता हूँ ना, कन्फ्यूजन होगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ अगर P implies R, तो इसका मतलब आप क्या जानते हैं, ये स्टेटमेंट क्या कहता है कि P इज सफिशिएंट फॉर R ना, एंड R इज नेसेसरली फॉर P। तो यहाँ क्या नेसेसरी है, क्या सफिशिएंट, आप समझिए। तो ये नेसेसरी है फॉर दिस, अच्छा, तो दिस इज नेसेसरी, ये नेसेसरी है ना, ये बोल रहा है कि इट इज नेसेसरी फॉर यू टू गेट दिस, तो इसके लिए ये नेसेसरी है, इट इज नेसेसरी। हाँ ठीक है, तो ये हमारे पास था फाइनल वाला R है, नहीं P है, फाइनल वाला जो है P है ना, और ये वाला हमारा क्लास वाला R है। तो इट इज नेसेसरी, तो R इज नेसेसरी फॉर P, ऐसा है। तो R इज नेसेसरी फॉर P, मतलब P इज सफिशिएंट फॉर R, ठीक है, ठीक है। तो यही R इज नेसेसरी मतलब P implies R, ठीक है, सही बता रहे हैं आप, यही है ना, देख लीजिए एक बारी। सो P इज सफिशिएंट फॉर R मीन्स R इज नेसेसरी फॉर P। नहीं सर, R implies P। उल्टा लिख दिया मैंने। नेसेसरी कौन सा है इसमें, मतलब उल्टा समझ रहे हैं इसका मतलब? R is necessary for P है ना, तो R implies P। नहीं, R implies P का मतलब R सफिशिएंट फॉर P। अच्छा ये बताओ, चलो चलो कंटिन्यूटी है, आंसर की जो है उसमें उल्टा लिखा है, आंसर की में क्या लिखा है? आंसर की में क्या है देखो जरा। R फिर वो एरो साइन implies P, R implies P। R implies P होगा सर। तो इसका मतलब समझने में हम गलती कर रहे हैं, इसका मतलब ना, तो हम लोग समझने में गलती कर रहे हैं। आपको ये समझना है, ये स्टेटमेंट आप R है, एक बार ढंग से पढ़ो। हाँ अगर सर R होगा तो P का होना नेसेसरी है सर। अच्छा, R होगा तो P होना नेसेसरी है, तो बताओ नेसेसरी कौन सा है, P है या R है? P नेसेसरी है ना? यस सर, P नेसेसरी है। हाँ P नेसेसरी है, सो वो इधर साइड होगा, तो P नेसेसरी है, राइट साइड। तो R implies P होगा। फिर P अगर नेसेसरी है तो R implies P होगी, तो बोल रहा हूँ जैसे, या R implies P का मतलब R सफिशिएंट है P के लिए, P नेसेसरी R का। तो ये इंग्लिश समझने में दिक्कत है, अब इंग्लिश एक बार ठीक से समझो। तो ये मतलब जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी रिलेट करूँ, वहां से आप समझ पाएंगे। जैसे होता है कि कंटिन्यूटी इज नेसेसरी फॉर सफिशिएंट, सॉरी फॉर डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी इज नेसेसरी फॉर डिफरेंशियबिलिटी, ये है। तो इसका क्या क्या लिखते हैं आप, कंटिन्यूटी इंप्लाइज डिफरेंशियबिलिटी या डिफरेंशियबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी? डिफरेंशियबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी, है ना। तो वहां क्या होता है, जब हम बोलते हैं डिफरेंशियबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी, तो वहां बोलते हैं कंटिन्यूटी इज नेसेसरी फॉर डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशियबिलिटी इज सफिशिएंट फॉर कंटिन्यूटी। अगर डिफरेंशिएबल है तो वो सफिशिएंट है, कंटिन्यूअस होगा, बट है ना, कंटिन्यूटी इज नॉट सफिशिएंट फॉर डिफरेंशियबिलिटी, है ना। तो कंटिन्यूटी इज नेसेसिटी इन द डिफरेंशियबिलिटी। तो वैसे ही यहाँ पे है। तो पता है इंग्लिश का गेम है, मैं कह रहा हूँ इंग्लिश सीधे समझना है। तो इसमें पूछना सफिशिएंट क्या है, तो शुरू में मैं सही बताया था, इसका मतलब इट इज नेसेसरी फॉर यू टू गेट, मतलब ये नेसेसरी है, ठीक है ना, इसके लिए। तो ये नेसेसरी है इसके लिए, तो R implies P होगा, बिकॉज दिस इज नेसेसरी फॉर दिस, ठीक है। तो आपको ये समझना होगा, मैं ये बोलता हूँ जैसे P implies Q लिखते हैं ना, जो मान लो ये है, तो मतलब P इज सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q, Q इज नेसेसरी कंडीशन फॉर P, है ना। P implies Q, Q ओनली इफ P, ऐसा होता है, ठीक है।
ठीक है, यहाँ तक ओके है। तो ये नेसेसरी वाला कंडीशन है, तो ये राइट में आएगा, है ना। तो ये ओके है, जो ये कंडीशन है दिस इज फाइन। तो ये आर इम्प्लाइज पी इज द आंसर। मतलब यहाँ इंग्लिश समझने की दिक्कत आपको समझना, नेसेसरी कौन सा, नेसेसरी जो है वो बाद में आएगा। पी इम्प्लाइज क्यू में क्यू इज नेसेसरी फॉर पी, पी इज सफिशिएंट फॉर क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू में, तो आप उससे रिलेट कर लीजिए। नेक्स्ट पे आते हैं, चलिए बी में देखिए अब क्या कहना चाह रहा है। बी को हमें रिलेट करना है इसके साथ। सो यू गेट एन ए ऑन द फाइनल, तो चलो इसको, ये कौन सा स्टेटमेंट है, यू गेट एन ए ऑन द फाइनल, तो ए इन द फाइनल, ये पी स्टेटमेंट है, ठीक। E, बट you don't get you don't do every exercise in this book, तो you do every exercise क्यू है, तो ये negation of क्यू है, ये स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है negation of क्यू को, बस मैं स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ। nevertheless you get an A in the class, in this class लिखा है ना, so A in this class, तो ये स्टेटमेंट है आर। अब इसको, ये जो लैंग्वेज मेन यहाँ इंग्लिश, मतलब मुझे लग रहा है जिनको ठीक से समझ आता है ना, तो आपको ये समझना है कि कहाँ कैसे रिलेटेड है। तो बट कहीं ना कहीं एंड के जैसा है, एंड, हाँ बोलिए जी। नहीं सर, तो क्या होगा यहाँ पे, हाउ विल यू रिलेट दिस, पी और नेगेशन ऑफ क्यू के बीच क्या साइन लेंगे, यहाँ पे मैं बॉक्स बना देता हूँ, इस बीच में क्या साइन आएगा और इधर क्या साइन आएगा, तो और का साइन आएगा पी और नहीं, you get an A on the final but you don't do every exercise, एंड आएगा सर। तो बट में तो एंड होगा, बट इज इक्वलेंट टू एंड होगा, सो एंड इज इंटरसेक्शन। नेवरदलेस इसमें क्या होगा, ये नेवरदलेस का मतलब क्या है, तो इंग्लिश मेरी भी उतनी स्ट्रांग नहीं है, बताओ जरा ठीक से सर एंड ही आएगा। क्या कहना चाह रहा है ये, एक बार को हिंदी में समझाओ, समझ के आया आपको सर लैंग्वेज से। ये जो स्टेटमेंट्स है ना हाँ सर, ये एक दूसरे पे मतलब डिपेंडेंट टाइप के हैं कि तुम्हें ए मिला लेकिन तुमने पढ़ाई नहीं करी वाला, है ना। हाँ हाँ अगर मतलब आपके पास या तो आप एंड लगाओगे या और की हाँ जो दो स्टेटमेंट होती है ना वो आपस में मतलब थोड़ी सी उसमें डिपेंडेंसी नहीं होती हाँ, है ना। तो इसलिए ये जो तीनों स्टेटमेंट है ये अपनी एंड हो पी जाएगा, नॉट एंड क्यू एंड एंड। और आर, हाँ ये पूरा एक वो ही है, तो एंड इसलिए। तो नेवरदलेस लाइक स्टिल, स्टिल यू आर गेटिंग ए इन द क्लास, ऐसा मतलब हो गया ना, हाँ कि यू राइट। गेट ए ऑन द फाइनल, ठीक है, एंड यू डोंट डू एवरी एक्सरसाइज, आपने एक्सरसाइज नहीं किया, ठीक है ना, स्टिल यू गॉट ए इन द क्लास, ऐसा है ना, वैसा कुछ हो गया। तो एंड में क्या होगा, इंटरसेक्शन टाइप, इंटरसेक्शन टाइप लिख रहा हूं, एंड यू गॉट दिस, एंड इज इंटरसेक्शन, ठीक है ना। इंटरसेक्शन मतलब इंटरसेक्शन जैसे याद रख सकते हो, इट्स नॉट इंटरसेक्शन एक्चुअली, सो इसको हैट बोलते हैं, इन्वर्टेड हैट, इस तरह से कुछ वर्ड रहता है वैसा, जो भी लिखना चाहो, कैप समथिंग। तो ठीक है जी, देखिए जिनका डाउट था समझ आया कुछ, ये बस इंग्लिश का थोड़ा गेम, आपको इंग्लिश समझना है और एंड और से कनेक्ट करना है इसको, मतलब वही एंड और नॉट या इम्प्लाइज से कनेक्ट करना है। तो इम्प्लाइज तब होता है जब इफ देन यूज होता तब इम्प्लाइज आता है, या नेसेसरी या सफिशिएंट वर्ड यूज होगा तब जाके इम्प्लाइज आएगा। तो इसका रोल तब आएगा जब नेसेसरी वर्ड लिखा है या सफिशिएंट वर्ड लिखा है या फिर इफ देन यूज हुआ है, तब जाके इम्प्लाइज आएगा। और होगा, और में क्या है, पॉसिबिलिटीज होगी, आइदर दिस विल हैपन और दिस विल हैपन, ऐसा अगर दो चीजें एक साथ हो रही हैं तो वो इंटरसेक्शन है, मतलब एंड है, और कोई एक होने की पॉसिबिलिटी है, या तो ये होगी या ये होगी, तो और आएगी। तो ये तो लॉजिक, मतलब बेसिक जो सेट थ्योरी में जैसे हम लोग करते हैं, प्रोबेबिलिटी में भी जो वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप का होता है, वैसे ही लॉजिक यहाँ लगेगा। ठीक है, देखिए और बताइए। सो बट जनरली एंड के सेंस में यूज होता है, ठीक है ना, ये है। सर
जो पिजन होल प्रिंसिपल है जिसके हमने कल भी क्वेश्चन का या फिर डे बिफोर यस्टरडे जो लिए थे, जी तो हमको अगर उसका थियोरी पढ़ना हो तो वो एनसीईआरटी में नहीं है, तो हाँ आप कुछ बता सकते हैं कहाँ कोई पे भी एग्जैक्टली कॉम्बिनेटोरिक्स की पढ़ेंगे? बुक उठा लो आप, कोई भी जहाँ प्रॉब्लम वाली हो, कॉम्बिनेटोरिक्स या डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, है ना, ये कॉम्बिनेटोरिक्स में भी आता है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी आता है, अलजेब्रा की बुक में भी आता है। तो इस तरह से है। तो पिजन और प्रोफेसर मैंने ग्रेजुएशन में पढ़ा था, मास्टर्स में भी अलजेब्रा में भी आता है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एक कोर्स है, ग्राफ थ्योरी वाली बुक में भी मिल जाएगा आपको, पिजन और प्रिंसिपल, है ना। तो ये सब कॉमन टॉपिक्स हैं। केनेथ एच रोजन का एक बुक है सर, उसमें दिया हुआ है पिजन होल, ये सब सारा चैप्टर सब, मतलब ये सब का ठीक है, तो ट्रुथ टेबल लॉजिक। ग्रुप में भेजिए आप, उसमें पेज नंबर और चैप्टर लिख के भेज दीजिए, इनको हेल्प हो जाएगा। ये है मतलब, वो तो मुझे ओके पता, ऑनलाइन बहुत सारे कंटेंट, आप गूगल भी करेंगे बहुत सारे कंटेंट मिल जाएगा। आप 10-15 डिफरेंट जगह पढ़ेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा अच्छा क्या हो रहा है। क्वेश्चन भी कर, जैसे मैं पढ़ा था तो आईआईटी बॉम्बे में जो ये था एमएससी मैथमेटिक्स में, वहाँ स्टैटिस्टिक्स कर रहा था, तो उसमें ये आया था। तो वहाँ एक ग्रुप पढ़ा रहे थे, वो बुक का नाम था कॉम्बिनेटोरिक्स। आई थिंक उसका ऑथर कौन था, बेला बोला बस या समथिंग, मिल्कोस बोना होगा, या हाँ। तो आई थिंक ये एक ऑथर, आप गूगल सर्च करो, एक बुक है मिल्कोस बोना की, या ये गूगल करो, इससे कोई बुक आ जाएगा, आई थिंक ऐसा होगा। तो एक ये बुक है, आई थिंक ये होगा कॉम्बिनेटोरिक्स का, और एक दूसरा है, या इसका होगा, ये स्पेलिंग जरूरी नहीं सही हो, एक बार देख लेना जो भी है। तो ऐसा कुछ इसका होगा, ऐसा मैं लिख रहा हूँ, जस्ट मुझे याद है थोड़ा सा। ये दोनों शायद कॉम्बिनेटोरिक्स की बुक है, गूगल करो, ये कॉम्बिनेटोरिक्स की बुक है, उसमें ही मिल जाएगा आपको ये। गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा पीडीएफ इसका, ठीक है। तो देखिए उससे भी पढ़ सकते हैं, या कोई है ना, किसी भी अलजेब्रा या ग्राफ थ्योरी या कॉम्बिनेटोरिक्स या डिस्क्रीट मैथमेटिक्स वाली बुक्स में रहती है जनरली, यस सर। ठीक है ना। सर सर वो जो इसमें फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, हम्म उसमें उन्होंने मैट्रिसेस और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और फंक्शन तीनों को मिक्स करके क्वेश्चन बनाया है। ये तो इसको हम अप्रोच कैसे करें, मतलब कि एक परमुटेशन ग्रुप होता है, उस पर ये क्वेश्चन है एक्चुअली। अब एक अलजेब्रा में एक टॉपिक आता है ग्रुप थ्योरी, जिसको परमुटेशन ग्रुप से आप रिलेट कर पाओगे इसको, ये है। सो परमुटेशन ग्रुप टाइप की एक टॉपिक आता है, तो वो आप देख सकते हैं। वही ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग मिक्स करते हैं ना। अ परमुटेशन सिग्मा इज बाइजेक्शन फ्रॉम, है ना, दिस सेट टू इटसेल्फ। सो टोटल और बाइजेक्शन इन फैक्टोरियल है, टू डिनोट इट जस्ट यूज, है ना। सो आपके डोमेन में इतने मेंबर्स हैं और ये इसका परमुटेशन, मतलब ये 1 का मैप है, ये 2 का मैप, 3 का ना। तो बाई ये सिग्मा एक मैप है, 1 2 3 n से आप मैप कर रहे हैं 1 2 3 n में, और ये बाइजेक्टिव है, ठीक है। सो ये है, अगर n को 3 रख दिया तो ये 1 2 3 है, तो 1 2 3 के टोटल 3 फैक्टोरियल परमुटेशन है। 3 ऑब्जेक्ट कैन बी, है ना, अरेंज्ड इन 3 फैक्टोरियल वेज, तो 9 परमुटेशन टोटल बनेंगे, सॉरी 3 फैक्टोरियल 6 परमुटेशन टोटल बनेंगे। जैसे एक ये है उनमें से, है ना। तो ये बता रहा है कि 1 का इमेज 2 पे है, 2 का 3 पे है। ये वैसे ही हो गया जैसे आपके पास एक सेट है 1 2 3 1 2 3, यहाँ पर आपको मतलब टोटल 1 1 ऑन 2 फंक्शन बनाने हैं, तो 1 1 बनाएंगे तो ऑन 2 ऑब्वियसली हो जाएगा। तब जैसे आप 1 1 बना लेंगे, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ सेट्स दोनों साइड है, तो 1 1 होगा तो ऑब्वियसली वो ऑन 2 होगा, या ऑन 2 है तो ऑब्वियसली 1 1 होगा। तो कोई एक चेक करना है, तो इसके पास 3 चॉइस है ना, कहीं भी जा सकता है। दूसरे के पास 2 चॉइस होगा, तीसरे के पास 1 चॉइस होगा, तो वैसे 3 फैक्टोरियल आ जाता है। अब यहाँ पे जैसे ही कह रहा है कि 1 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 3 है, एंड 3 का इमेज 1 है। तो ये इसका मैं जस्ट मैं डिपिक्शन बता रहा हूँ। तो ये परमुटेशन डिफाइन करा कि 1 का इमेज 2, 2 का इमेज 3, 3 का इमेज 1, तो ये ऐसे रिप्रेजेंट किया। ये बता रहा है नोटेशन, एन इन्वर्जन ऑफ सिग्मा इज अ पेयर आई जे सच दैट आई लेस देन जे होगा एंड सिग्मा आई मोर देन सिग्मा जे हो जाए। अब ये एक वर्ड डिफाइन कर रहा है, इन्वर्जन का डेफिनेशन क्या है। तो इन्वर्जन का डेफिनेशन कह रहा है कि इन्वर्जन है ना, इन सिग्मा इज अ पेयर, तो वो ऐसा पेयर आपको ढूंढना होगा इन्वर्जन के लिए जहां आई तो लेस देन जे हो, बट आई का इमेज लार्जर हो जे के इमेज से। फॉर एग्जांपल यहाँ अगर देखेंगे तो 1 का इमेज 2 है ना, 2 का इमेज 3 है, लेकिन यहाँ पे ऐसा हो रहा है क्या, तो आई लेस देन जे, तो 1 लेस देन 2, तो 1 का इमेज तो 2 है, 2 का 3, तो ये इन्वर्जन नहीं है 1 2, लेकिन आई थिंक 2 3 में हो जाएगा। 2 लेस देन 3 है, हाँ, तो 2 3 इन्वर्जन बनाएगा। 2 का इमेज 3 है, 3 का इमेज 1 है, सो यहाँ 2 लेस देन 3 है, और सिग्मा 2 जो कि 3 है, ये मोर देन सिग्मा 3 जो कि 1 है, तो यहाँ है। तो 2 3 विल फॉर्म इन्वर्जन, है ना, इस तरह से। इन्वर्जन मतलब वैसे पेयर्स ढूंढने हैं
जहाँ पे है ना, सो इन्वर्जन इन सिग्मा इज अ पेयर, एक ऐसा पेयर है जहाँ पे आई लेस देन जे हो बट उसका इमेज अपोजिट हो। समझ आ रहा होगा, जैसे यहाँ 2 3 इन्वर्जन है। तो अब क्या बोल रहा है कि द साइन ऑफ द परमुटेशन सिग्मा है ना, जिसको एस डी एन ऑफ सिग्मा, एस डी मतलब साइन हो गया, डिफाइन टू बी -1 की पावर इन्वर्जन ऑफ सिग्मा, वेयर इन्वर्जन ऑफ सिग्मा डिनोट द टोटल नंबर ऑफ इन्वर्जन इन सिग्मा। अब कितने पेयर टोटल ऐसे होंगे जहां पे, तो इन्वर्जन इज लाइक, अगर मैं डिफाइन करूँ ना, इन्वर्जन ऑफ सिग्मा ये हो गया कि टोटल नंबर ऑफ पेयर आई जे सच दैट आई लेस देन जे एंड सिग्मा आई। सो यहाँ जो है आपके पास सिग्मा आई इज मोर देन सिग्मा जे, ये इन्वर्जन का डेफिनेशन है। तो इस तरह से है, तो आपको काउंट करना पड़ेगा। अब ये साइन की बात कर रहा था, -1 की पावर इन्वर्जन हो जाएगी, तो ये साइन डिफाइन कर रहा है। तो पहले एक वर्ड डिफाइन किया इन्वर्जन, फिर दूसरा वर्ड डिफाइन किया साइन। तो साइन वर्ड इन्होंने डिफाइन किया, एस डी एन ऑफ सिग्मा को डिफाइन किया -1 की पावर इन्वर्जन ऑफ सिग्मा। ठीक है, इस तरह से। तो ऐसे 2 चीज़ें डिफाइन किया। अब आगे है ना, अब हम लोग कामली आप लोग क्वेश्चन पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो कुछ बच्चा जो इम्पेशेंट है वो क्वेश्चन आधा पढ़ के ही छोड़ेगा, भाई हमसे नहीं होगा, छोड़ देगा। आपको लोग पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है, फिर हो जाएगा ट्राई करने पे। ये है। तो इन द एबव एग्जाम्पल देयर आर 2 इन्वर्जन, बता रहा है आपको कि इसमें 1 3 और 1 2 3 ना 2 इन्वर्जन बनाएगा, क्योंकि 1 लेस देन 3 है, लेकिन 1 का इमेज 2 है और 3 का इमेज 1 है। ऐसे ही 2 3 2 लेस देन 3 है, लेकिन 2 का इमेज 3 है, 3 का इमेज 1 है, तो सेटिस्फाई कर रहा। सो ये देखो डेफिनेशन लिखा, फिर आपको एक एग्जाम्पल देके जस्टिफाई भी कर रहा, सो दैट आपको समझ आए। तो एग्जाम्पल लेके आपको समझा भी रहा है कि साइन सिग्मा इज -1 का स्क्वायर, क्योंकि 2 इन्वर्जन था तो ये 1 हो गया साइन ऑफ सिग्मा की वैल्यू। अब फॉर ईच परमुटेशन सिग्मा डिफाइन अ मैट्रिक्स ए सिग्मा एज फॉलोज। अब क्या किया, परमुटेशन से एक मैट्रिक्स बना दिया। अब ए मैट्रिक्स, ए सिग्मा मैट्रिक्स, जहाँ पे अगर सिग्मा आई जे के इक्वल है तो 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। तो इसको अगर एग्जाम्पल से समझेंगे आप, जैसे इसी के करस्पॉन्डिंग आप देखिए, जैसे ये सिग्मा था ना एक, तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं ए सिग्मा बनाऊं तो क्या बनेगा, जरा देखिए। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, तो हो क्या रहा था, 1 का इमेज 2, तो ए आई जे फर्स्ट रो की सेकेंड कॉलम। तो या देखो फर्स्ट रो की सेकेंड कॉलम, जैसे मुझे चाहिए ए सिग्मा 1 2, तो या तो ये 0 होगी या 1 होगी। कब 0 कब 1, तो 1 तब हो सकती जब सिग्मा आई जे हो जाए, मतलब सिग्मा 1 2 हो जाए। तो 1 का इमेज क्या है, 2 है, यस, तो 1 2 ये 1 हो गया। ठीक है, फिर अगला इमेज क्या होगा, क्योंकि यहाँ 1 2 3 है, 3 क्रॉस 3, मैं बस बना रहा हूँ आपको, ये मैट्रिक्स बना के दिखा रहा हूँ इस परमुटेशन के लिए। फिर 1 एक मिनट, सॉरी 1 1 था ना ये, तो सॉरी, सो 1 1 था ना, नॉट 1 2, तो 1 2 तो यहाँ आएगा, ये 1 आएगा। 1 1 का सोचिए, ये 1 1 है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम। सो 1 1 क्या होगा, ए 1 1 1 होगा, अगर 1 का इमेज 1 है, यहाँ 1 का इमेज 1 तो नहीं है, तो 0 होगा। ठीक से देखिए, क्योंकि ये 1 2 निकाल दिया ना फर्स्ट रो की सेकेंड कॉलम। ठीक है, 1 1 तो 0 हो जाएगा। फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम, तो ए 1 3 क्या आएगा, तो क्या 1 का इमेज 3 है, 1 का इमेज 3 है, नहीं, तो 0 आ जाएगा। फिर ऐसे ही 8 2 1, 2 का इमेज 1 है क्या, नहीं, 0। 2 का इमेज 2 है क्या, नहीं। 2 का इमेज 3 है क्या, यस। सो 2 3 हो गया है ना, 2 3, तो 2 का इमेज 3 है, यस, तो 1 आ गया। फिर 3 का इमेज 1 है क्या, यस, तो 1 आ जाएगा। एंड है ना, ए 3 1 होगा, 1 अगर 3 का इमेज 1 है। एंड देन 3 का इमेज 2 है क्या, नहीं। 3 का इमेज 3 है क्या, नहीं। तो इस तरह से, तो आपको ये समझ आएगा कि ईच परमुटेशन के करस्पॉन्डिंग अगर आप बनाएंगे ना, तो कोई एक रो का एक ही एंट्री 1 होगा, बाकी दोनों 0 होगा। मतलब 3 के लिए या n के लिए बात करेंगे तो चेक करो यहाँ पे जैसे हो रहा है कि यहाँ पे 2 बार 0 आया, क्यों, मतलब इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने बनाए हैं। तो बाकी में हो सकता है कुछ ऐसा हो जाए जैसे आइडेंटिटी परमुटेशन हो जाए, तो 1 का 1 तो 1 1 हो जाएगा, फिर 1 कहीं और पे तो नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि एक रो में से 1 का रो है 2 3 1, ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो 1 के पास ओनली 1 इमेज होगा, तो 1 किसी एक पे ही जा रहा होगा, तो वही एलिमेंट 1 होगा, बाकी सब 0 होगा। 2 में क्या होगा, 2 किसी एक एलिमेंट पे ही जा रहा होगा ना इमेज में, क्योंकि यूनिक 1 1 है, तो एक 1 होगा, बाकी सब 0 होगा। तो ये जो मैट्रिक्स सिस्टम है, ये समझ आया कि ईच रो में एक ही बार 1 होगा, बाकी सारी एंट्री 0 होंगी, है ना। सो 1 एंट्री इज 1, अदर्स आर 0, एंड रैंक इसकी n होगी। और चूंकि रिपीट नहीं कर सकता, अगर 1 का इमेज 2 हो गया है
तो 2 का इमेज अब 2 नहीं हो सकता, है ना, 1 का इमेज अगर 2 है तो कहने का मतलब ये है कि ईच कॉलम एंड ईच रो में एग्जैक्टली 1 1 होगा ही, मतलब ईच रो विल हैव एग्जैक्टली single 1 and rest all are 0, each column will have exactly one element and rest are 0, ऐसा होगा किसी भी परमुटेशन में। ओके तो ये हमने अभी जस्ट एग्जांपल के थ्रू देखा इन्वर्जन, साइन एंड मैट्रिक्स। अब क्या कहना चाह रहा है समझिए। तो फाइंड साइन, सेम तो है जो हमने इसके साथ किया वो नहीं कर लेंगे, आप कर पाएंगे। जैसे अभी एक एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल के लिए हमने ये सब किया है, इन्होंने खुद आपको इन्वर्जन बताया 2 है, साइन बताया 1 आया, मैट्रिक्स मैंने निकाला इस एग्जाम्पल के लिए। तो क्या सिमिलर आप इसके लिए कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसके लिए सेम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बताइए। जिनका डाउट था स्पेशली उनको, देखिए कर लोगे या मैं करके बताऊं? मुश्किल नहीं है, ठीक है, मुश्किल नहीं, आप जस्ट आपको लिखना है, मतलब पेशेंस रख के आप सॉल्व करो, घर पे हो जाएगा, बट ट्राई करने की देर है ना। मोस्ट पीपल फेल बिकॉज दे डोंट ट्राई, अब ट्राई करोगे तो हो ही जाएगा, ठीक है ना। चेक कीजिए जी। ऐसे टाइम भी हो गया, चलो डाउट क्लास का टाइम है तो ये स्टॉप करते हैं आज। सॉल्व करके आइए फिर से, मैं 18, 19, 20 अभी मैं बढ़ा देता हूँ, हालांकि जो लोग एटलीस्ट जो कर रहे हैं वो आगे बढ़ें अपना। सो फिर आगे जो थ्योरीज होगा वो मैं पढ़ाऊंगा, जो आप लोग कहेंगे जो टॉपिक। अभी रिकॉर्डेड लेक्चर है सर, उसका जो हेल्प होता है। हाँ आप एक बस इतना बता सकते हो कि हमें कितने दिन लगने चाहिए सारे पेपर प्रीवियस ईयर खत्म करने के लिए? तो क्या हमें कुछ रख दे ऐसे कि 1 वीक में, या फिर अभी तक तो 2020 तक ही हुआ है बस मेरा, तो देखो, कुछ आप अंदाजा एग्जाम में आप सोचो आपको पेपर कितने घंटे का आपका एग्जाम है। 2.5 से है। हाँ 3 घंटे का। चलो 3 घंटे का, तो एग्जाम में आपको 3 घंटे में तो पेपर अटेम्प्ट करना ही होगा, है ना। तो आप घर पे सोचो कि 3 घंटे में पहले आप ऐसे एग्जाम जैसे बैठ के अटेम्प्ट कर लो ना, कि मान लो एग्जाम में बैठे हो, जो हो रहा है करो, नहीं हो रहा है छोड़ दो, फिर उसको री अटेम्प्ट करो, उसके बाद एनालाइज करो कि 3 घंटे में आप कितना, मतलब हर PYQs को एज अ मॉक टेस्ट सॉल्व करके देखो आप फर्स्ट टाइम में, देखो कितना कर पा रहे हो, देन उसको नेक्स्ट सेकंड टाइम में उसको सॉल्व करके देखो। तो वैसे अगर आप देखोगे तो मैं कह रहा हूँ कि एक दिन में अगर कोई, अब कितने घंटे आप पढ़ते हो उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। अगर आप एक एक पेपर, मान लो आप डेली 3-4 घंटे दे रहे हो इसको प्रिपरेशन को, तो 3-4 घंटे में एक पेपर किया जा सकता है। मतलब मैं तो ये कहता हूँ आप ट्राई करके आओ, जो नहीं हुआ है वो मैं कराऊंगा। तो आपको तो बस इतना ही करना है कि अपनी तरफ से सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आना है। 3 घंटे मान लो आपने अटेम्प्ट किया, 1 घंटे एनालाइज कर लो, सॉल्यूशन दिया हुआ है, जो आपसे नहीं हुए तो उसका सॉल्यूशन देखो, कैसे उन्होंने आंसर की क्या है, उसने कैसे सॉल्व किया, ये आप देखो। तो हर रोज अगर 3-4 घंटे अगर आप दोगे तो एक एक पेपर डेली करके कंप्लीट कर लो। अगर आप 9-10 घंटे पढ़ते हो तो एक दिन में 3-4 पेपर हो जाएंगे। सो कहने का मतलब ये है कि जितने पेपर, सर टोटल ही 7 है पेपर तो। 7 ही पेपर है तो 7 दिन में हो जाना चाहिए ऑब्वियसली। मतलब ऐसे आप Yes. लॉजिकली सोचो ना कि हम एक दिन में अगर 5-6 घंटे चलो दे देता हूँ एक पेपर को, स्टिल एक दिन में एक पेपर कर लेंगे तो 7 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए था ये पूरा पेपर। ये तो कंप्लीट करके आइए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप एक दिन में, आप 4 दिन लगा के पेपर सॉल्व कर रहे हैं, एग्जाम में तो ऐसा होगा नहीं कि आप एक पेपर 4 दिन में सॉल्व, वहाँ तो आपको 3 घंटे का टाइम है, 3 घंटे में करना है, नहीं कर पाएंगे, नहीं क्वालिफाई होगा। तो आपको घर पे वही इन्वायरमेंट बनाना है, जिस इन्वायरमेंट में आपको लड़ना, वही इन्वायरमेंट घर पे लेके चलना है। ये तो ये घर पे हम 10 दिन में एक पेपर कर रहे हैं, एग्जाम में आप 3 घंटे में पेपर कैसे कर पाओगे। तो जैसा इन्वायरमेंट आप रखोगे घर पे, वैसे इन्वायरमेंट आपको एग्जाम में जरूरत पड़ेगी, नहीं मिलेगा तो आप फिर नहीं क्वालिफाई कर पाओगे, ये चीज़ है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करके आइए। अभी हमने स्टार्ट किया था 18 से, 19 से 20, कुछ लोग कर रहे हैं 21 करके आइए। नेक्स्ट कल तक ये चारों निपटाइए जिन लोगों ने नहीं किया है ना, फिर इसके डाउट डिस्कस करेंगे, सॉल्व करके आइए इसके। ठीक है जी, ओके। थैंक यू सर। जी थैंक यू, मतलब अभी डाउट क्लास कंटिन्यू करेंगे। हाँ